Hello, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Visnagar, Sakalchand Patel University. Today, this is a topic about TYBCA System Development Project, and today's topic that we are going to discuss about system analysis and design. As per the syllabus, Chapter 6 is system analysis and design. So let me start, my dear students and friends. First of all, what is system analysis and design? यदि system analysis and design को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो उसमें दो टर्म्स आती है. फर्स्ट सिस्टम एनालिसिस करना, सेकंड सिस्टम को डिजाइन करना. तो सिस्टम एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जानना. व्हाट मतलब क्या. तो जब भी आप कोई आईटी का प्रोजेक्ट या कोई मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफाई इन डिटेल व्हाट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड डू. आप जिस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस करने का मतलब है होटल रिजर्वेशन, कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट है तो आपको लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें आती है उसका एनालिसिस स्टार्ट करना है. एनालिसिस की हर एक अलग अलग मेथड है. मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से यदि देखा जाए तो सर्वे करना, आईटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि देखा जाए तो वो सिस्टम को जानने के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम तक जाना. जैसे कि आपको एक होटल का रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है तो आपको होटल का विजिट करना चाहिए और होटल का विजिट करने से आपको एक्चुअल सिस्टम एग्जिस्टिंग क्या चल रही है उसका आइडिया आएगा और उसका एक एनालिसिस कर पाएंगे. बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो बीबीए एमबीए कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी सिस्टम एनालिसिस के अंदर सर्वे मेथोडोलॉजी को इम्पोर्टेंट दिया गया है. वो लोग सर्वे करते हैं, सर्वे से जो डेटा और आंसर्स आते हैं उसके हिसाब से वो उस पर काम करते हैं. तो सिस्टम एनालिसिस है वो हमेशा सिस्टम का व्हाट का जवाब देता है. जैसे यहाँ पे बोल्ड और अंडरलाइन किया गया है कि आप किस पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. यदि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसमें होटल का रूम नहीं आएगा और होटल रूम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एडमिशन मैनेजमेंट की जो फीस है वो नहीं आएगी. सो जिस भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे चल रही है उसको पहचानने के लिए या तो सर्वे जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है और जो आईटी के बच्चे जो अभी टीवाई के बच्चे हैं जो सीजे पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज के हैं जो मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए एक्चुअल जगह पे जाके ये इंफॉर्मेशन या डेटा निकालना चाहिए. दूसरा टर्म है सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन है वो हमेशा किस तरह से उसको जो एनालिसिस किया गया है उसको किस तरह से स्ट्रक्चरल किया जाए उसका आंसर जो देता है उसको सिस्टम डिजाइन कहते हैं. इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है हाउ में. स्पेसिफाई इन डिटेल हाउ द पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड. जैसे कि होटल रिजर्वेशन सिस्टम की हम लोग बात करेंगे क्योंकि आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको होटल रिजर्वेशन का कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, फर्स्ट लेवल डायग्राम तक हम टॉपिक लेना चाहते हैं. तो कभी भी प्रोसेस के अंदर रूम रिजर्वेशन का कैंसलेशन पार्ट पहले नहीं आएगा. तो जो सिस्टम का डेटा फ्लो है उस डेटा फ्लो को डिजाइन करने के लिए जो कार्नोलॉजिकल ऑर्डर है, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर फ्लो चार्ट पढ़ा था और फ्लो चार्ट है वो हकीकत में एक प्रकार का सिस्टम डिजाइन ही है. जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करने के बाद प्रिंटएफ और स्कैनएफ के द्वारा वैल्यू इनपुट करना, फिर उसकी प्रोसेस करना और प्रोसेस के बाद आउटपुट करना. तो कभी भी आउटपुट पहले आता ही नहीं है. वैसे ही यदि आप कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम या फर्स्ट लेवल डायग्राम या डीएफडी को कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो पहले तो वो सिस्टम क्या है वो सिस्टम एनालिसिस के द्वारा जानेंगे जिसको व्हाट कहते हैं. और सिस्टम डिजाइन का मतलब है जो आपने सिस्टम जानी है उसका पूरा लॉजिकल फ्लो क्या है. वो लॉजिकल फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डरिंग होना चाहिए. जैसे कि रिजर्वेशन में कैंसलेशन तभी होता है जब आपने बुकिंग किया है और बुकिंग तभी होता है जब आपने इंक्वायरी किया है. इंक्वायरी के बाद आप बुकिंग तक जाते हैं. जैसे कि बहुत सारी होटल होती है अहमदाबाद, श्रीनगर, मनाली, गोवा, साउथ में कहीं पे भी आप जाते हैं तो उसके अंदर पहले अलग अलग प्रकार के रूम की इंक्वायरी की जाती है.
इंक्वायरी के हिसाब से टैरिफ, उसके पैसे पर डे का, ये सब चीज जाना जाता है। फिर आपके बजट के हिसाब से आप बुक करते हैं। बुक करने के बाद आपको यदि कैंसलेशन करना है तो कैंसलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है वो है स्पेसिफाई द डिटेल हाउ पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब है डेटा फ्लो, एंड इंफॉर्मेशन शुड बी एंड इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि प्रॉपर ऑर्डर के अंदर आपने किस तरह से पूरा डिजाइन किया है। इसमें मैं अगेन फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोलूंगा कि सी लैंग्वेज में जिस तरह से आप फ्लो चार्ट डिजाइन करते थे वैसे ही बिल्कुल ये सिस्टम को डिजाइन करेंगे। ओके, सैड का इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड ऑन गुड सैड। कोई भी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप बनती है तो उसका सबसे बड़ा आधार सिस्टम एनालिसिस के ऊपर और उसके बाद सिस्टम डिजाइन पे रहता है। जैसे मैंने बहुत पहले भी बोला हुआ है कि आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड का एक जमीन है, एक प्लॉट है, तो उसका डिजाइनिंग पहले जो सिविल इंजीनियर होता है वो बनाता है, आपके पास अप्रूव लेता है, उसके हिसाब से ही जो आपका टेनामेंट है या बंगलो है या फार्म हाउस है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है बेटा। तो सबसे पहली चीज, यदि वो बंगलो, टेनामेंट या अपार्टमेंट बनता है, उसका जो प्राइस है उसका आधार होता है वो उसका एनालिसिस एंड डिजाइन पे रहता है। वो 200 स्क्वायर यार्ड के अंदर आप किस तरह से डिजाइन करते हैं, आउटर लुक कैसा होता है, इनर लुक कैसा होता है, रहने की फैसिलिटीज कितनी होती है, ये सब चीज डिजाइन के अंदर आती है। सो आईटी के कोई भी प्रोजेक्ट का सक्सेस इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो डिपेंड करता है एक अच्छे साइड के ऊपर, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन पे। वाइडली यूज इन इंडस्ट्री, प्रूवन टेक्निक्स, मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस इंडस्ट्रीज है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप बनाना चाहते हैं, ये सेड का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ करियर ग्रोथ इन आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग वेल प्लेइंग जॉब्स, मतलब कि सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है वो बहुत ही की इंपॉर्टेंट माना जाता है। डेवलपर तो एनालिसिस करने के बाद कौन सा डेटाबेस आएगा, कौन सा टेबल आएगा, टेबल में कौन कौन से फील्ड आएंगे, वो सब चीज डेवलपर तभी कर पाता है जब एक सिस्टम एनालिस्ट उसको एनालिसिस करता है और उसके बाद उसके ऑर्डर के हिसाब से उसकी डिजाइनिंग करता है। तो आईटी इंडस्ट्रीज में सिस्टम एनालिस्ट की जॉब बहुत ही की रोल रखती है। जैसे एक कंपनी के अंदर सीईओ, एमडी, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, और प्रोजेक्ट लीडर के अंदर में डेवलपर आते हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज में इसका इंपॉर्टेंट सिस्टम एनालिस्ट का बहुत ही जरूरी है। उसके लिए एक आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक प्रॉपर एनालिसिस करने की टेक्निक होनी चाहिए। रेट सेकंड बेस बेस्ट जॉब लेटेस्ट इन जॉब एल्मेनेक। जॉब एल्मेनेक जो है, एल्मेनेक जो है वो अमेरिका की एक रेप्यूटेड संस्था है। वो उन्होंने सर्वे किया हुआ है कि आईटी के अंदर यदि सेकंड लेवल की बहुत बेस्ट जॉब है तो वो है सिस्टम एनालिस्ट की। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सिस्टम एनालिसिस स्किल, आजकल किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए पहले एनालिसिस की मेथड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या वजूद दिया गया है। तो सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है वो बहुत ही आजकल इंक्रीजिंग इन डिमांड है। आपने एक मैनेजमेंट के यदि आप स्टूडेंट्स हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, तो आपने एक शब्द सुना है बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो आप अच्छे बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर तभी बन पाते हैं यदि आप उसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालिसिस करें और नई सिस्टम जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें आप क्या चेंज करना चाहते हैं। तो कोई भी डेवलपर, आईटी का बच्चा, जो अभी टीवाईबीसी के बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं बाकायदा, वो आप डेवलपर अच्छे बनते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस से ही आप टीम लीडर बनते हैं। टीम लीडर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद आप कंपनी के प्रोजेक्ट एनालिस्ट बनते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास सिस्टम एनालिस्ट की स्किल होती है, उसकी जगह पे सिस्टम एनालिस्ट पे पहुंचने के लिए आईटी के स्टूडेंट्स को मिनिमम 8 से 10 साल एज अ डेवलपर स्किल्स के अंदर जाना पड़ता है, तभी आप एक सिस्टम को अच्छी तरह पहचान पाते हैं।
ओके, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है सिस्टम एनालिसिस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिस्टम एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द dissection of a system into the component pieces to study how those component pieces interact with work। आप होटल रिजर्वेशन का एग्जांपल लूं तो आप एक होटल में गए तो होटल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट काम कर रहे हैं, उसमें रजिस्टर, मस्टर, लोग, ये सब आ गए। और हमने पहले अपने लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी सिस्टम एनालिसिस या डीएफडी के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, लिविंग एंटिटी मतलब कि इंसान जो जिंदा लोग हैं वो, और डेड एंटिटी। डेड एंटिटी मतलब कि जो चीज के अंदर जान नहीं है, लिविंग एलिमेंट नहीं है, उसको नॉन लिविंग एंटिटी कहते हैं। जैसे कि बिल हो गया, टेबल नंबर हो गया, बुकिंग मस्टर हो गया, फीडबैक फॉर्म हो गया। ये सब चीज जो होती है वो पीस ऑफ पेपर में रहती है, और जो चीज पीस ऑफ पेपर में रहती है उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कॉलेज में फीस भरते हैं तो फीस भरने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो रिसिप्ट है वो डेड एंटिटी है। आप करियाना की स्टोर में जाते हैं, आपने 7,300 का शॉपिंग किया है रिलायंस मार्ट से, डी मार्ट से या 9 स्टोर से, तो आपको जो बिल मिल रहा है वो आपका एक्चुअली वो इनवॉइस है और वो बिलिंग है, बट वो बिल को डेड एंटिटी माना जाता है। तो आप उस कंपोनेंट को जाने जहां आप एग्जिस्टिंग सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। द सर्वे एंड प्लानिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका है, वो बताया हुआ है कि जो मैनेजमेंट के बच्चे होते हैं वो सर्वे करते हैं और प्लानिंग करते हैं। जो आईटी के बच्चे होते हैं वो कंपनी में रियल जाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, और स्टडी करते हैं रियल में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि आप कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम लेना चाहते हैं, हमारी कॉलेज के लिए आप एडमिशन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज में आके एडमिशन प्रोसेस कैसे चल रही है, फॉर्म कैसे जा रहा है, फॉर्म के पैसे कितने हैं, फॉर्म में कितनी डिटेल्स हैं, फोटोग्राफ कितने अपलोड करने हैं, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो उसकी स्टडी करने के लिए आईटी के बच्चों को जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रही है वहां पे आप जाए। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल का शोरूम है, उसका प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑटोमोबाइल के शोरूम में रियली विजिट करनी पड़ेगी, आपको सर्वे से काम नहीं चलेगा। तो आईटी के बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी के बच्चे जो ये लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए सेकेंड नंबर का पॉइंट बहुत जरूरी है, एग्जिस्टिंग सिस्टम की स्टडी करें, एनालिसिस करें, और एनालिसिस के बाद आप एक डेफिनेशन क्रिएट करें, जिस डेफिनेशन के अंदर आपको ऑर्डर सेट करना है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। क्योंकि एनालिसिस प्रॉपर हुआ तो डेफिनेशन, और डेफिनेशन प्रॉपर हुई तो सिस्टम डिजाइन में जा पाएंगे। जैसे कि अभी मेरा कर्सर है वो सिस्टम डिजाइन है, वहां पे अभी कर्सर घूम रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉड्यूल्स। कंपोनेंट का मतलब फिर से लिविंग एंटिटी एंड नॉन लिविंग एंटिटी। जिस प्रोजेक्ट पे आप करना चाहते हैं काम, उसके अंदर जिंदा लोग कितने इंटरेक्ट करते हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। होटल की रिसेप्शनिस्ट, लिविंग एंटिटी। होटल का सर्वेंट, लिविंग एंटिटी। होटल का सफाई कामदार, लिविंग एंटिटी। होटल का मैनेजर, लिविंग एंटिटी। आप जिसको कस्टमर मैं कहूंगा, लिविंग एंटिटी। ये सब लिविंग एंटिटी को कंपोनेंट्स में गिना गया है। फिर आप नॉन लिविंग एंटिटी की याद करें, जैसे कि जो होटल है उसका ब्रोशर, किस प्रकार का रूम, कितनी प्राइस, ये टाइप का रूम, शूट है, डिलक्स है, सुपर डिलक्स है, उसमें एसी है, नॉन एसी है, जो उसका पूरा ब्रोशर है। एक कागज का टुकड़ा, या मैं ये कहूंगा कि जैसे एक प्रोस्पेक्टस होता है, वो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पर्टिकुलरली डेड एंटिटी। फिर बुकिंग का मस्टर, डेड एंटिटी। फिर रूम की चाबी, डेड एंटिटी। रूम में अंदर गए और उस रूम के अंदर जो फोन होता है जिसको एक्सटेंशन कहते हैं ईपीबीएक्स, डेड एंटिटी। रूम की सफाई कैसी है, उसका एक फीडबैक फॉर्म अच्छी होटल में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल में रहती है, तो वो जो फीडबैक फॉर्म है वो डेड एंटिटी या नॉन लिविंग एंटिटी। आप नीचे उतरते हैं और आप बिल पे करते हैं, और आपके पास जो बिल आता है, नॉन लिविंग एंटिटी या डेड एंटिटी। जब आप लॉग होटल से चेकआउट कर रहे हैं तो होटल का फीडबैक मैनेजर आपके पास भरवाता है या मार्केटिंग मैनेजर भरवाता है,
डेड एंटिटी या नॉन लिविंग एंटिटी। तो जब आप एक ऑर्डर तैयार करें, उस ऑर्डर के कंपोनेंट को जाने, मॉड्यूल को जाने और आगे जाके उसका एनालिसिस करें। रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, ये बहुत काम की चीज है क्योंकि इसकी डिमांड जॉब में बहुत ज्यादा है। हर महीने के 1.5-2 लाख रुपए यदि पगार चाहिए, और जैसे कि सैन एनाल करके जो अमेरिका की कंपनी है, उसका सर्वे है कि सेकंड आईटी के अंदर सेकंड मोस्ट डिमांडेड और हाई पे जॉब है, तो उसका एनालिस्ट प्ले अ की रोल इन इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई टेक्नोलॉजी। अब आईटी के बच्चों की बात आई है, कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, किस तरह से अप्लाई करनी है, सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। पूरी सिस्टम को कंप्यूटराइज करना बहुत आसान काम नहीं होता है। उसके लिए एनालिसिस, डिजाइन, वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में, किस प्लेटफॉर्म में, कौन सा फ्रंट एंड बैक एंड में आप बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उनके जो जो प्रॉब्लम है, जैसे कि फीडबैक सिस्टम आपको कंप्यूटराइज करना है, तो वो फीडबैक का मॉड्यूल आप कैसे हैंडल करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट, उन्होंने बोला है कि अवर कस्टमर कैन मेक अ ऑनलाइन पेमेंट। आजकल पानी पूरी वाले के पास भी पेमेंट सिस्टम रहता है, बट कोई एक होटल का रिजर्वेशन और पानी पूरी का जो 20 रुपीज का पेमेंट आप करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। होटल के रिजर्वेशन के अंदर जीएसटी, सीजीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब चीज आती है। तो ये सब चीज आप एनालिसिस करें तब आपके ध्यान में होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनालिस्ट में सर्व अ चेंज एजेंट हु आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट। एनालिसिस वाले व्यक्ति से या सिस्टम एनालिस्ट से यदि कोई चीज छूट गई है, तो वो पीछे वेबसाइट में, मोबाइल ऐप में या सॉफ्टवेयर में चेंज करना बहुत ही मुश्किल वाला होगा। तो जब सिस्टम एनालिसिस का पीरियड चलता है, जिसको हम लोग शेड्यूल फिजिबिलिटी के द्वारा आपको साइड में समझाएंगे, और आपने साइड सब्जेक्ट जो पढ़ लिया है उसके अंदर आप जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाद में यदि ऑनलाइन पेमेंट की डिमांड की बिजनेस वालों ने और एज अ सिस्टम एनालिस्ट और डेवलपर में आपने काम किया, तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन आईटी इंडस्ट्रीज टू एड न्यू मॉड्यूल into the project. So serve a change agent who identify organizational improvement. आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तब आपको बिजनेस जो आपको काम दे रहा है, जो प्रोजेक्ट दे रहा है, जो वेबसाइट बनाने का ऑर्डर दे रहा है, जो मोबाइल ऐप बनाने का ऑर्डर दे रहा है, उनके पास से हर एक चीज पूछ लेनी चाहिए कि आपको ये सब चीज चाहिए। इफ दे से यस, तो आपको एनालिसिस बहुत डेप्थ में करना पड़ेगा। और यदि बिजनेस वालों ने बोला कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको तो इस पे ही फोकस करना है, तो आपको थोड़ा कम एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए अंडरटेकिंग भी होता है, मैनेजर की साइन भी होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट, ये एमसीए में, एमएससी आईटी में और बीसीए में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो थोड़ा ध्यान से सुनिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम हैव 5 की कंपोनेंट आईटी के बच्चों के लिए: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, उसकी प्रोसेस और पीपल। आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर है। आप मोबाइल की ऐप बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर है। आप कोई गेम डेवलप करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर है। बट वो चीज जो आप डेवलप करना चाहते हैं, वो कौन से मशीन पे, कौन से डेस्कटॉप पे, कौन से लैपटॉप पे आप डेवलप करेंगे, मतलब कि SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डेवलपर साइड, क्लाइंट साइड। जिस मशीन में आप वेबसाइट बनाएंगे और बाद में उसके सर्वर पे वेबसाइट है तो आप वेब डोमेन में अपलोड करेंगे, तो आप जो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में काम कर रहे हैं, आजकल आईटी इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है,
बहुत सारी आईटी कंपनीज या पेंडेमिक के अंदर जो लाइट बिल और एसी का खर्चा करती थी, वो ये लास्ट 1.5 साल के अंदर कम करके उनके डेवलपर को हाई एंड लैपटॉप दिए गए। बहुत सारे लोगों को एप्पल के मशीन, आईओएस की डिवाइस दी गई है ताकि घर पे बैठ के अच्छी तरह काम किया जाए। तो हार्डवेयर जिसपे आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, मोबाइल ऐप बनाएंगे या गेम बनाएंगे, फिर उसमें कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप वेबसाइट पीएचपी में बनाना चाहते हैं, ओपन सोर्स है। ASP.NET में बनाना चाहते हैं तो वो लाइसेंस वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। आप जावा के अंदर जावा सर्वर पेजेस पे बनाना चाहते हैं तो वो अलग चीज है। तो वो सॉफ्टवेयर जरूरी है। फिर आपने सिस्टम एनालिसिस में जो डेटा का एनालिसिस किया है, और डेटा की जब भी बात आती है तब आपके पास दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का एनालिसिस और डिजाइन। डिजाइन में डेटा का फ्लो चार्ट में टॉप से बॉटम, कभी भी आउटपुट पहले नहीं आता है, प्रोसेस पहले नहीं आता है। पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, फिर इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। तो डेटा का फ्लो आपका सिस्टम डिजाइन नक्की करेगा। फिर कौन सा डेटा कौन से प्रोसेस में आता है। रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसके लिए आपने पहले होटल के रूम के प्रोस्पेक्टस जो होते हैं, ये प्रोस्पेक्टस में रूम के टैरिफ आपने जाने हुए होना चाहिए कि आपको कौन सा रूम चाहिए। तो वो उसकी प्रोसेस पहली वाली प्रोसेस है कि आपने रूम तय कर लिया। कैसे तय किया? होटल के टैरिफ के मेनू से कि ये रूम चाहिए, सूट चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए। विंटर का सीजन है तो आपको एसी की जरूरत नहीं है, बट समर की सीजन है, अप्रैल मई के अंदर आप गए तो आप एसी वाला रूम बुक करेंगे। तो ये प्रोसेस के हिसाब से डेटा के हिसाब से फ्लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिविंग एंटिटी कंपोनेंट। लिविंग एंटिटी कंपोनेंट मतलब जिंदा लोग जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं, जो ये वेबसाइट को यूज करने वाले हैं, जो गेम कोड यूज करने वाले हैं। तो आपकी प्रोजेक्ट की लिविंग एंटिटी कौन कौन सी है? रिसेप्शनिस्ट, सफाई कामदार, आपका लगेज छोड़ने वाला, होटल का मैनेजर, होटल का मार्केटिंग मैनेजर, और आप। दिस इज अ पीपल। What is DFD as system design concept? A data flow diagram, DFD, maps out the flow of information for any process or system. DFD, data flow diagram, जो डेटा का फ्लो दिखाए ऐसा डायग्राम, जो डेटा का फ्लो दिखाए ऐसा डायग्राम, DFD। आफ्टर सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन का ये पार्ट है। इट यूज टू डिफाइन सिंबल लाइक रेक्टेंगल, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, सर्कल, एरो, डेटा स्टोर, प्लस शॉर्ट टेक्स्ट लेबल। मतलब जब भी आप कोई एरो बनाते हैं डीएफडी में तो उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए आपने इंक्वायरी की, इंक्वायरी का रिस्पॉन्स आया, आपने बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, बुकिंग का रिस्पॉन्स आया। तो जो छोटे छोटे लेबल आप डेटा फ्लो के ऊपर दिखाएंगे वो है टेक्स्ट लेबल। टू शो डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट। शो डेटा इनपुट का मतलब है डेटा को इनपुट में क्या दिया जा रहा है और डेटा के आउटपुट में क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। उसके साथ साथ डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, क्योंकि डेटा की जो प्रोसेस हो रही है तो डेटाबेस में डेटा स्टोर भी तो होगा। तो डेटा स्टोर, द रूट बिटवीन ईच डेस्टिनेशन, लिविंग एंटिटी, बीच में प्रोसेस में से डेटा स्टोर होने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए टेबल का सिंबल। तो DFD है वो डेटा का फ्लो दिखाने वाला डायग्राम है। DFD के लिए गैन, शरण और यॉर्डन एंड कॉर्ड के दो अलग अलग सिंबल जो आप साइड में पढ़ चुके हैं, दोनों सिंबल वैलिड है, बट आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। यॉर्डन एंड कॉर्ड के अंदर सर्कल आता है, गैने एंड शरण जो है उसके अंदर रेक्टेंगल आता है। डेटा का स्टोर है वो गैने एंड शरण के अंदर जो आता है उसमें आगे टेबल का नंबर भी आता है, जैसे मेरा कर्सर यहाँ घूम रहा है आप देख रहे हैं।
तो यहाँ टेबल नंबर 1, 2 ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ये ज्यादा वैलिड है, गैन एंड सैरन की मेथड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल का नंबर नहीं है। एक्सटर्नल एंटिटी के दोनों को सिंबल सेम है, डेटा फ्लो के सिंबल सेम है, तो आपको कंपैरिजन में जो डीएफडी बनाना है उसके जो सिंबल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं या आप देख रहे हैं, उसमें प्रोसेस एक में रेक्टेंगल है तो दूसरे में सर्कल है, एक में डेटा स्टोर हो रहा है बट उसमें टेबल का नंबर देने की सुविधा है। जहां मेरा कर्सर है जो स्काई ब्लू बैकग्राउंड कलर से है उसमें टेबल का नंबर देते हैं तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होता है। इसीलिए एज पर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के कॉन्सेप्ट में गेने एंड सैरन की मेथड है वो ज्यादा वैलिड है, इसके सिंबल ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और आप भी टीवाई में प्रोजेक्ट बनाए तो जो स्काई ब्लू बैकग्राउंड वाली प्रोसेसेस है वो ज्यादा रखते हैं तो अच्छा है। लेवल ऑफ डीएफडी, 0 लेवल डीएफडी, कॉन्टेक्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल डीएफडी एंड सेकेंड लेवल डीएफडी। डेटा फ्लो डायग्राम के लेवल थर्ड लेवल डीएफडी है, बट वो थर्ड लेवल डीएफडी यदि आप हाई एंड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन के अंदर डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, उसके अंदर आप जाते हैं तो आपको थर्ड लेवल डीएफडी आएगी। और थर्ड लेवल डीएफडी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अमेज़न या फ्लिपकार्ट में आप एक मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो उसमें एक रिव्यू होते हैं, रिव्यू में 3.5 स्टार 4 स्टार, जब आप वहां पे क्लिक करते तो एक पूरा डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस का एक चार्ट आता है कि 32,400 लोगों ने 5 स्टार दिए हैं, 21,000 लोगों ने 4 स्टार दिए हैं और सिर्फ 722 लोगों ने उसको 1 स्टार दिया है। तो वो मोबाइल की पॉपुलैरिटी के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं, बट जो भी लोग स्टार दे रहे हैं उसके एक एक रिव्यू को एक्सेल में ले जाना, एमएस एक्सेल में, या उसके सॉफ्टवेयर है पावर बीआई है, हडूप है, या बहुत सारे आर लैंग्वेज करके प्रचलित है आईटी में, उसके अंदर डेटा को ले जाना और हर एक रिव्यू पे ग्राफ का क्रिएशन करना, चार्ट का क्रिएशन करना। तभी तो जाके आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जब मोबाइल शॉप करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है। जो ज्यादा पॉपुलर है वही मोबाइल आप खरीदी कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास वो डेप्थ स्टडी है, उसके फीडबैक का एक्सेल चार्ट है। और जब आप ऐसे थर्ड पार्टी टूल यूज करेंगे तब आपको थर्ड लेवल डीएफडी की जरूरत पड़ेगी। बीएससी आईटी के बच्चे, बीसीए के बच्चे या पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स जो मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब पे, उनको सेकेंड लेवल डीएफडी तक ही जाना होता है। बट एमसीए, एमएससी आईटी या एमबीए के बच्चे जो होते हैं उनको थर्ड लेवल डीएफडी तक जाना चाहिए यदि डेटा माइनिंग का प्रोजेक्ट है। तो डीएफडी कितने प्रकार के हैं वो हमने लिया, डीएफडी की जरूरत क्या है वो हमने लिया। आज के लेक्चर में हमने सिस्टम एनालिसिस क्या है, सिस्टम डिजाइन क्या है ये जाना। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बाद डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है और उसके डिजाइनिंग कंपोनेंट क्या होते हैं वो आज हमने देखा। थैंक यू सो मच टू लर्न विथ डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा अबाउट सैड कॉन्सेप्ट एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, बीबीए एमबीए के बच्चे भी और आईटी के बच्चे जो बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमएससी आईटी कर रहे हैं, उनके लिए आज ये प्रोजेक्ट का लेक्चर जो मैंने लिया जिसमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्न वेरी वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेवल ऑफ डीएफडी है वो आईटी के बच्चों के लिए 3 है, 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल। उसमें भी जो यूजी के बच्चे हैं, बीसीए, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए जैसे लोग मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये है। थर्ड लेवल डीएफडी है वो एमसीए, एमएससी आईटी, एमबीए आईटी जैसी जो डिग्री कर रहे हो, ये मेरा वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, उनके लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी क्या होता है, उसमें क्या मेन कंपोनेंट रहते हैं, फर्स्ट लेवल डीएफडी क्या होता है, वहां तक आज अब इस लेक्चर में ले लेंगे। सो
अबाउट लेवल ऑफ डीएफडी, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी या जीरो लेवल डीएफडी के बारे में यदि हम लोग थियरी की डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, also known as context level diagram or zero level diagram, are the most basic data flow diagram. इसको सबसे बेसिक लेवल का डायग्राम बोला गया है. They provide a broad view that is easily digestible but offer little details. मतलब आप आराम से ओवरव्यू समझ सके. प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का टाइटल इसमें रहेगा और इसके अंदर सिर्फ 2 एक्सटर्नल एंटिटी रहेगी. लेवल 0 डेटा फ्लो डायग्राम शोन अ सिंगल प्रोसेस नोड, मतलब कि एक सर्कल के अंदर या रेक्टेंगल जो हमने आपको आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, उसमें एक ही प्रोसेस रहती है, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड कनेक्शन टू द एक्सटर्नल एंटिटी. एक्सटर्नल एंटिटी मतलब कि लिविंग एंटिटी, जो लोग जिंदा है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही इसमें आएंगे. इट हाईलाइट सर्विस प्रोवाइडर एडमिन. हर एक वेबसाइट होती है या कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें एडमिन तो रहता ही है. तो सर्विस प्रोवाइडर एडमिन इसमें रहता है और सर्विस टेकर, जो सर्विस ले रहा है, वही आएगा. मेजोरिटी बाकी कुछ नहीं आएगा. जैसे कि सर्विस टेकर में आप होटल का रिजर्वेशन सिस्टम ले रहे हैं तो कस्टमर आएगा. कॉलेज का एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम ले रहे हैं तो स्टूडेंट आएगा. ऑनलाइन या कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो किसी क्लाइंट का काम उठाती है और काम करती है तो क्लाइंट आएगा. पर सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें तो जनरली एडमिन ही आएगा, जो कि कंपनी का, जिस पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका मैनेजर, उसका एमडी या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. इट इज नेसेसरी इन प्रोजेक्ट मेंशन थर्ड एंटिटी इफ नेसेसरी इन प्रोजेक्ट. यदि प्रोजेक्ट में जरूरत है तो थर्ड एंटिटी को दिखाए, वरना 2 ही एंटिटी पे काम चलाए. थर्ड एंटिटी लाइक अकाउंटेंट, मैनेजर, फीडबैक मैनेजर, समथिंग लाइक दैट. यदि होटल रिजर्वेशन है और आपको लगता है कि मार्केटिंग मैनेजर है, वो फीडबैक लेना चाहता है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर का काम ही है कि फीडबैक के ऊपर काम किया जाए और फीडबैक के ऊपर ही मार्केटिंग में पैसा डाला जाए. होटल का मैनेजर है, वो रूम की अंदर की डिटेल्स के फीडबैक लेना चाहते हैं, तो होटल का मैनेजर यदि आप लेना चाहते हैं तो. बट एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये ब्रॉड व्यू है, ये मोस्ट बेसिक चीज है. इसमें एक ही सर्कल आएगा, एक ही प्रोसेस आएगी, दैट्स इट. एक जगह पे सर्विस प्रोवाइडर आएगा, दूसरी जगह पे सर्विस टेकर आएगा, बस. तो चलिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. और एग्जांपल है जीरो लेवल या कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, जिसमें होटल रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें आप वेबसाइट बनाते हैं तो ऑनलाइन होटल रिजर्वेशन सिस्टम ले सकते हैं, या मोबाइल की प्ले स्टोर में आप ऐप बना सकते हैं तो मोबाइल ऐप होटल रिजर्वेशन सिस्टम फॉर जोगमाया रेस्टोरेंट या जोगमाया होटल, समथिंग लाइक दैट. ग्रांड भगवती है या द ताज है या दर्शन होटल है. ओके, जो मैंने बताया वैसे इसका ब्रॉड व्यू क्या है, गेस्ट या कस्टमर, और राइट साइड में जो है वो एडमिन है. अब यहाँ ये जो है वो आपकी पर्टिकुलरली एंटिटी है, एक्सटर्नल एंटिटी, ये है इंटरनल एंटिटी. एडमिन को मैं सर्विस प्रोवाइडर बोलूंगा और जो गेस्ट है उसको मैं सर्विस टेकर बोलूंगा. अब फ्लो को समझते हैं. गेस्ट रूम की इंक्वायरी करता है तो सिस्टम उसको रूम की इंफॉर्मेशन देता है. यहां से फ्लो आप समझाना चालू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा बेटा. सिस्टम ने रूम की इंफॉर्मेशन दी. जैसे कोई हम लोग वेबसाइट में जाते हैं तो रूम की इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, भाई एसी वाला, नॉन एसी वाला, डीलक्स, सुपर डीलक्स, शूट, सी व्यू, गार्डन व्यू, स्विमिंग पूल व्यू. तो रूम की इंफॉर्मेशन जैसे ही मिली, रूम की इंफॉर्मेशन कैसे मिली, इंटरनल एंटिटी में एडमिन ने अप डाउन होटल इंफॉर्मेशन. जब कोई सीजन रहा, दिवाली का सीजन, समर का वेकेशन, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं. तो एडमिन सीजन के हिसाब से रूम के टैरिफ या रूम के रेंट बढ़ाता है या कम करता है.
वो रूम की इंफॉर्मेशन किसके पास आती है? कस्टमर या गेस्ट के पास। फिर कस्टमर या गेस्ट है वो फिल रिजर्वेशन फॉर्म, मतलब कि बुकिंग की प्रोसेस करता है। जो बुकिंग की प्रोसेस जो वो करता है, तो रिजर्वेशन या कैंसलेशन ये किसको मिलता है? सॉरी, जब वो फाइल रिजर्वेशन सिस्टम करता है या बुक रिजर्वेशन करता है, तो आप जो गेस्ट है जो बुकिंग कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन किसको पहुंचती है? एडमिन को पहुंचती है। एडमिन मतलब कौन? इंटरनल एंटिटी। इंटरनल एंटिटी में भी कौन? लिविंग एंटिटी, क्योंकि मैनेजर होगा, सीईओ होगा, एमडी होगा। और ये जो गेस्ट है वो कौन? मैं और आप जो बुकिंग कर रहे हैं। ओके, फिर बुकिंग हो गया तो बुकिंग की रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन भी पहुंची, बट कभी कभी ये भी होता है कि क्लाइंट है वो 2 दिन पहले कैंसिल करवाता है। तो आपके प्रोजेक्ट में रूम कैंसिलेशन की प्रोसेस है, तो यहाँ पे एक थर्ड एरो आएगा कि गेस्ट या कस्टमर फिल कैंसिलेशन फॉर्म, कि भाई मेरा अभी प्लान चेंज हो गया, कोविड या ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहे हैं, तो नाउ आई ड्रॉप माय प्लान फॉर 14, 15 एंड 16 जनवरी हॉलीडे दैट आई बुक्ड। फिर आप कहीं पे भी गए हैं, राजस्थान, गोवा, साउथ, नैनीताल, मसूरी, तो उसकी जो भी होटल है उसकी कैंसिलेशन आप फॉर्म भरते हैं, और वो कैंसिलेशन की इंफॉर्मेशन भी किसके पास पहुंचती है? इंटरनल लिविंग एंटिटी, जो कि एडमिन है आपकी वेबसाइट का, आपकी प्ले स्टोर का या आपके सॉफ्टवेयर का। ये उसकी एक्सटर्नल एंटिटी, गेस्ट या कस्टमर मतलब कि मैं और आप, ये दोनों लिविंग एंटिटी है। लिविंग मतलब कि जो जिंदा है। यहाँ पे अकाउंटेंट का कोई कॉन्सेप्ट मैंने नहीं दिया है। यदि देना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे ये जो सर्कल है उसके नीचे जहां मेरा कर्सर घूम रहा है आप देख रहे हैं, वहां पे आप अकाउंटेंट दे सकते हैं, बट हो सके तब तक ये ब्रॉड व्यू दे। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में एक ही प्रोसेस रहती है जिसमें आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर ही रहता है, दैट्स इट। अबाउट फर्स्ट लेवल डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी आर स्टिल जनरल ओवरव्यू, इसको भी जनरल ओवरव्यू कहते हैं, बट दे गो इनटू द मोर डिटेल्स, ये हमेशा डिटेल्स में जाते हैं देन कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। मतलब कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बेसिक है, ये डिटेल है। In level 1 data flow diagram, the single process node from context level diagram is broken down into sub processes. Context level diagram में एक ही सर्कल था, हाँ, इसके अंदर बहुत सारे सर्कल आएंगे और सर्कल का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखें, 1, 2, 3, 4। सिस्टम डिजाइन में फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंट, सी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट बनाने वाले लोग ही अच्छा प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। वैसे ही कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में होटल रिजर्वेशन सिस्टम दिया, बट होटल रिजर्वेशन सिस्टम में कौन से अप्रोचेस आएंगे, कौन से कॉन्टेक्ट आएंगे, किस ऑर्डर में बुकिंग चलेगी, कैंसिलेशन कब होगा, पेमेंट कब होगा, फीडबैक कब लिया जाएगा, ये उसकी सब प्रोसेसेस है। तो सब प्रोसेसेस हर एक दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक सर्कल से काम नहीं चलेगा, इसमें मल्टीपल सर्कल हो गए, सर्कल 1, 2, 3, 4, 5, 6। As these processes are added, the diagram will need additional data flow and data store link them together. जिस प्रोसेस में एंटिटी दो काम कर रही है उसके बीच में जो सर्कल की प्रोसेस या रेक्टेंगुलर की प्रोसेस दिखाएंगे, उसका डेटा स्टोर तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप सबसे पहले फेसबुक के अंदर, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट पे या कोई भी वेबसाइट में आप जाते हैं तो साइन अप फिर लॉगिन, कभी लॉगिन पहले देखा है? तो जब आप साइन अप करते हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड और कैप्चा जो 4 डिजिट का होता है, ये आप डालो, डेटाबेस में स्टोर होगा, स्टोर इनटू द डेटा लिंक, फिर आप लॉगिन कर पाते हो। ऑल एंटिटी विल एडेड इन दिस फर्स्ट लेवल डीएफडी। इसमें आपको लिविंग एंटिटी भी दिखानी है, नॉन लिविंग एंटिटी भी दिखाती है। अकाउंटेंट ने बिल बनाया, बट बिल का टेबल आएगा। मैनेजर ने फीडबैक लिया,
होटल के मैनेजर ने फीडबैक लिया तो फीडबैक का फॉर्म आएगा, क्योंकि फीडबैक का फॉर्म डेड एंटिटी है, बिल है वो डेड एंटिटी है। रूम की क्लीनलीनेस का एक फॉर्म 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में पड़ा रहता है, आप रूम के अंदर वो फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं कि आपको हाइजीन कैसा लगा, क्लीनलीनेस कैसी लगी, एयर वेंटिलेशन कैसा लगा, टीवी, एसी या दूसरे ओवन वगैरह चीज रखी है वो चल रही है कि नहीं चल रही है, लाइटिंग कैसा लगा। ये सब चीज का जो एक फॉर्म पड़ा रहता है वो सब डेड एंटिटी है। सो यहाँ पे लिविंग एंटिटी मतलब कि जिंदा लोग और नॉन लिविंग एंटिटी हर एक को कवर करना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट लेवल डीएफडी होटल रिजर्वेशन के लिए जहां डेटा फ्लो नहीं है, मैं अगेन बोलता हूं ये सिर्फ ऑर्डर है। 1, मैनेजर कस्टमर इंफॉर्मेशन, मैनेजर के पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन आती है। सेकंड, रिजर्वेशन, जब ये यूजर अपनी डिटेल रिजर्वेशन की भरता है तो एडमिन के पास वो इंफॉर्मेशन जाती है। यहां अगेन बोलता हूं ये फर्स्ट लेवल डीएफडी स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा फ्लो नहीं है, डेटा स्टोरिंग के सिंबल नहीं है, इसके बाद वाला आएगा। बट आपको जब भी डीएफडी बनाना है तो ये स्टेज बीसीए के बच्चे, बीएससी आईटी के बच्चे, पीजीडीसीए के बच्चे, एमसीए या एमएससी आईटी या एमबीए आईटी कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि आप ऑर्डर सेट करें फर्स्ट लेवल की। ओके, जब आप रिजर्वेशन करते हैं तो वो रिजर्वेशन में वो रूम खाली है तो वो एकोमोडेशन का कंफर्मेशन मिलता है एडमिन की तरफ से। एडमिन मतलब इंटरनल एंटिटी, पर्सन या कस्टमर है वो एक्सटर्नल एंटिटी मतलब मैं और आप। वो एकोमोडेशन का बुकिंग रूम का आईडी आपको मिल जाता है तो वो 1.2 प्रोसेस या सेकेंड प्रोसेस। फिर चूजन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कंफर्मेशन मतलब कि आपको जैसे ही वो रूम मिल जाता है आप चेक बॉक्स के अंदर ऑन कर देते हैं, या अलग अलग होटल की ऐसे पेमेंट सिस्टम होती है, पेमेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग। कभी कभी कोई होटल ऐसी होती है, यदि आप कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहाँ पे शिमला है, मसूरी है, गोवा है, नैनीताल है, उडुपी है, साउथ में है, तो वो 4 स्टार 5 स्टार वाले होटल वाले लोग पैसे ही आधे पैसे पहले ले लेते हैं, आधे पैसे आप होटल पे जाएं तो तो वो रिजर्वेशन का चूजन आया और रिजर्वेशन का कंफर्मेशन जो आपने आधे पैसे भरे वो 1.3 में यहाँ पे आया और वो कंफर्मेशन एडमिन के पास पहुंच गया कि भाई 5,000 का एक रूम 2 दिन के लिए 10,000 थे तो 5,000 पेमेंट हुआ डॉक्टर अभिजीत सिंह जी जाडेजा के द्वारा। ओके, उसके बाद आपका बिल आएगा, ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन आएगा, ट्रांजेक्शन की डिटेल या जो भी बिल है वो यहाँ तक पहुंचेगा और वो बिल जो पहुंचेगा उसके साथ आपका जो पेमेंट होगा उसका प्राइस इंफॉर्मेशन का बिल ये एडमिन रिलीज करेगा और वो एडमिन जो रिलीज करेगा वो पेमेंट की डिटेल्स आपको बिल के स्वरूप में यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे बुकिंग, रिजर्वेशन एंड पेमेंट डिटेल्स का एक फर्स्ट लेवल डीएफडी था। अभी ये जो फर्स्ट लेवल डीएफडी है वो एक सही मायने में, सही अर्थ में आपको प्रोजेक्ट में जो काम करना है वो ऐसे करना है, हो सके तो इसको डिटेल में समझिए बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है। कस्टमर, यहाँ पे भी कस्टमर आया और कस्टमर है वो एंटिटी है तो मैंने रेक्टेंगुलर में दिखाई। कस्टमर सबसे पहले इंक्वायरी करता है और जब वो इंक्वायरी करेगा तो रूम का जो टेबल बनाया गया होगा एडमिन के द्वारा, एडमिन इंटरनल एंटिटी है, उसमें टाइप ऑफ रूम, सीजन, टैरिफ, ये सब चीज रहेगा। फरवरी महीने के अंदर आप बुकिंग करेंगे कोई भी होटल का तो डिस्काउंट होगा, बट 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उल्टा प्राइस बढ़ जाएगा। अप्रैल मई ये दोनों महीनों के अंदर समर हॉलीडेज होते हैं, फैमिली के साथ लोग जाते हैं, तो रूम की इंफॉर्मेशन जो मैनेजर ने अपलोड की होगी डेटाबेस में वो चेक रूम डिटेल के द्वारा जो रूम इंक्वायरी होगा वो वेबसाइट के द्वारा रूम अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो रूम की इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचेगी, कस्टमर के पास। कस्टमर
मतलब मैं और आप। ओके, सेकेंड इज रिसीव बुकिंग। और हाँ, जब आप कस्टमर की डिटेल लेंगे और जब आप बुकिंग में जाएंगे तो बुकिंग के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। यदि आप उस वेबसाइट के मेंबर हैं, ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, आप डालेंगे, तब आप बुकिंग कर पाते हैं। और जब आप बुकिंग के लिए लॉगिन करेंगे तब आपकी कस्टमर की डेटाबेस में कस्टमर डेटा स्टोर होगा। एज अ गेस्ट हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, जोमेटो, स्विगी में से जब भी कुछ मंगवाते हैं तो कस्टमर की डिटेल्स पहुंच जाती है आपके मोबाइल नंबर और आपके नाम के साथ। तो बुकिंग के टाइम पे कस्टमर का दूसरा टेबल होगा, उसमें आपका डिटेल्स जाएगा। फिर जो कस्टमर काम करेगा वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, मतलब कि होटल के अंदर जो मैनेजर है उसके पास ये सब डिटेल्स जाएगी। और वो डिटेल वहां पे जाएगा तो वो उसको भी मालूम होगा कि ये कस्टमर ने रिजर्वेशन करवाई है। ये उसका जो भी मैनेजर होगा या जो भी रिसेप्शन में जो भी बैठा होगा, बॉय या गर्ल, मेल या फीमेल, उसके पास जाएगा। कस्टमर पेमेंट डिटेल, मतलब कि यहाँ से जब आप बुकिंग करेंगे तब उसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो थर्ड लेवल पे पेमेंट है, वो आएगा। किसने, मतलब के कस्टमर ने कौन सा रूम पसंद किया, उसका पेमेंट, पेमेंट एट होटल या हाफ पेमेंट पहले, उसकी डिटेल आएगी। और वो पेमेंट डिटेल है वो अगेन रिजर्वेशन के पास पहुंचेगी। फिर उसका एक इनवॉइस जनरेट होगा, बुक माई शो, redbus.com, देर आर सो मेनी। ट्रिवागो नाम की एक बहुत प्रचलित वेबसाइट है या ऐप है, जिसमें आप बुकिंग करते हैं तो वो पेमेंट कंफर्मेशन का एक इनवॉइस ऑन द स्पॉट आपके मोबाइल में एज अ एसएमएस भी आ जाता है और आपके ईमेल में इनवॉइस भी आ जाता है। तो ये थर्ड वाली प्रोसेस में आप देखिए आपको इनवॉइस मिल रहा है, ये इनवॉइस लिखा हुआ है और वो कस्टमर की तरफ जा रहा है। ओके, ये प्रोसेस हुई होटल रूम बुकिंग एंड पेमेंट की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ बिजनेस वालों ने बोला है कैंसलेशन का भी आप प्रोसेस करिए। तो जो चौथी प्रोसेस आएगी जिसमें कस्टमर फिर से इन्वॉल्व होगा और कस्टमर है वो कैंसल मॉडिफाई की डिटेल भरेगा। जैसे आफ्टर 2 days यू रियलाइज यू डोंट वांट टू गो फॉर अ हॉलीडेज विद द फैमिली बिकॉज फैमिली में कुछ हो गया, फैमिली में शादी आ गई, कभी पेंडेमिक आ गया। तो कैंसलेशन की प्रोसेस में कस्टमर के द्वारा, एक्सटर्नल एंटिटी के द्वारा कैंसलेशन होगा। कैंसलेशन टाइम पे बुकिंग की इंफॉर्मेशन में आपने कब बुक करवाया था, कितने दिन के बाद कैंसिल कर रहे हैं, कैंसलेशन की पॉलिसी होगी। और आप 2 दिन के अंदर कैंसिल करवाते हैं तो 25% कट हो जाएगा। आप 5 days के बाद कैंसिल करवाते हैं तो 50% कैंसिल हो जाएगा। आपकी बुकिंग के एक दिन पहले कैंसिल करवाते हैं तो 75% चला जाएगा, 25% रिफंड आएगा। और यदि आप 12 घंटे के पहले पहले कैंसिल करवाते हैं तो आपको 0 रिफंड मिलेगा। तो बुकिंग इंफॉर्मेशन से जो कैंसिल की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से पैसा कट हो जाएगा, अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन इनटू द होटल। और वो जो है वो होटल की कंपनी या रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है उनके पास डेटा पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली उतने हिसाब से। इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके लिए कोई व्यक्ति नहीं बैठा है कि जो कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट करके आपको बोलेगा। 5,000 रुपए का रूम था और आपने 2 दिन के अंदर कैंसिल करवा दिया तो इतना, 5 दिन के बाद कैंसिल करवाया तो इतना, एक दिन पहले कैंसिल करवाया तो इतना, और 10 या 12 घंटे पहले कैंसिल करवाया तो 0 रिफंड, मतलब कि आपके 5,400 टैक्स के साथ गए। सो अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन, होटल का जो कंपनी है या जो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है उसके पास ये पहुंच जाएगा। और लास्ट 6 नंबर, कस्टमर का फीडबैक, जो कि बहुत जरूरी है। आपने कैंसिल नहीं करवाया तो कस्टमर के द्वारा ये फ्लो से कस्टमर फीडबैक स्कोर यहाँ जाएगा, ये यहाँ से डेटा ऐड हो जाएगा और जो भी रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है या जो मैनेजर है उसके पास ये डेटा पहुंच जाएगा डेटाबेस में से। तो आपने देखा यहाँ पे कि मैंने लेफ्ट साइड के अंदर ही सब एंटिटी को रखा है, इंटरनल, एक्सटर्नल, लिविंग एंटिटी ही है सब, जैसे कि कस्टमर,
लिविंग एंटिटी। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में रिसेप्शन या मैनेजर, लिविंग एंटिटी। होटल कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर है या होटल की कंपनी का एमडी है या सीईओ या अकाउंटेंट है, लिविंग एंटिटी। 3 बॉक्स जो मेरे लेफ्ट साइड में है, लिविंग एंटिटी। उसमें एक एक्सटर्नल, कस्टमर। मेरा कर्सर घूम रहा है, देखिए। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, होटल का अकाउंट डिपार्टमेंट या होटल का मार्केटिंग मैनेजर, इंटरनल लिविंग एंटिटी। क्यों? हम प्रोजेक्ट या वेबसाइट या मोबाइल ऐप जिस होटल के लिए बना रहे हैं, वो लोग जहां काम कर रहे हैं वहां के एम्प्लॉय है, दिस आर इंटरनल लिविंग एंटिटी। एक स्टेशनरी का प्रोजेक्ट ले लो, तो आप, मैं, कस्टमर, एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी। बट बुक स्टोर के अंदर जेरोक्स करने वाला इंसान, एम्प्लॉय, जेरोक्स करके दिया, 10 रुपया लिया, इंटरनल लिविंग एंटिटी। क्योंकि हमने प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया? स्टेशनरी के लिए। हमने प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया? होटल के लिए। तो इंटरनल लिविंग एंटिटी। फिर वो स्टेशनरी का मालिक, वो आता नहीं है, वो तो बिंदास घर पे बैठा है, आराम कर रहा है, बट शाम को आके वो पैसा गिनेगा। बुक में वो कारीगर है जो जेरोक्स करके दे रहा है, वो लिख रहा है कि 10 रुपए की जेरोक्स, 15 रुपए की जेरोक्स, एक फुल स्केप का बुक 50 रुपए का। ये जो उसने लिखा है उसका अकाउंट वेरीफाई करेगा स्टेशनरी का मालिक। वैसे ही होटल की कंपनी के अंदर, यहाँ जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, होटल कंपनी लिखा है, ये इंटरनल लिविंग एंटिटी है, जिसमें आप मैनेजर रख सकते हो, सीईओ रख सकते हो, या मार्केटिंग मैनेजर भी रख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट लेवल डीएफडी अबाउट होटल रिजर्वेशन, वेयर all the process are in order. 1, customer check room details. Number 2, receive booking, information लिया, बजट में है, बुकिंग करना है, सेकेंड नंबर। थर्ड, पेमेंट। ये एक नॉर्मल प्रोसेसेस थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, कैंसिलेशन का फॉर्म भरा गया, बुकिंग के इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेक किया गया कि कैंसिलेशन हुआ है। बुकिंग के इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिटेल होगी? रूम कौन सा, कस्टमर कौन सा, कब बुकिंग करवाया, ये। फिर अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन टू होटल, कितना पैसा कट हो रहा है वो होटल के मैनेजर को, होटल के मालिक को मालूम होगा, और कस्टमर को भी मालूम होगा कि मैं 1 दिन पहले कैंसिल करवा रहा हूँ, मुझे जाना है 14 जनवरी को और मैं 13 जनवरी को कैंसिल करवा रहा हूँ, 24 घंटे हैं तो मुझे 25% ही रिफंड मिलेगा। बट 12 घंटे के अंदर मैं कैंसिल करवा रहा हूँ तो मुझे 0% मिलेगा। लास्ट, इसी प्रोजेक्ट में लास्ट प्रोसेस, थर्ड नंबर की, जो कि बहुत जरूरी है, फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम। और मैंने ऑलरेडी सभी बच्चों को जब सेमिनार लिया था तब मैंने बोला था, आजकल प्रोजेक्ट सर्विस इंडस्ट्रीज में बनाओ। मूवीज का बुकिंग मैनेजमेंट बुक माई शो से आप करते हैं, कितनी सुविधा है। आप ट्रेन का बुकिंग IRCTC से करते हैं, कितनी सुविधा है। आप इनकम टैक्स ऑनलाइन भर रहे हैं, कितनी सुविधा है। दिस आर सर्विस इंडस्ट्रीज। ओला उबेर की बुकिंग करवा रहे हैं, ये सर्विस इंडस्ट्रीज है। तो होटल के अंदर जब आप बुकिंग के लिए जाते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिफंड की भी हमने इसमें बात कर ली, एज वेल एज यदि आप होटल में गए, कैंसिल नहीं करवाया, फिर होटल से जब बाहर निकल रहे तो फीडबैक जेन्युइनली भरना चाहिए, क्योंकि फीडबैक भरेंगे तभी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर को मालूम होगा कि क्लाइंट सेटिस्फाइड है, गुड रैंक दे रहा है, वेरी गुड रैंक दे रहा है, या एक्सेलेंट दे रहा है। फीडबैक के ऊपर से ही आजकल आप मोबाइल की शॉपिंग और हर एक चीज की शॉपिंग अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आराम से करते हैं, क्योंकि ये डेटा माइनिंग का प्रोजेक्ट है। और जब भी आप बहुत सारे फीडबैक इकट्ठे करते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रोथ ले जाने के लिए उसका एनालिसिस करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। एंड जो चार्ट या ग्राफ बन के आपके सामने आता है, दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। So this is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sakal Chand Patel University, Shri CJ Patel College of Computer Studies, BCA. Thank you so much. To complete the
project based system analysis and design concept with first level DFD. In next lecture we will focus about second level DFD, but BCA, BSc IT या PGDCA के बच्चों के लिए काफी है फर्स्ट लेवल DFD तक जाना, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस हैं, इंटरनल लिविंग एंटिटी है, एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी है, प्लस यहाँ पे टेबल्स 1 2 3 4 5 तक सब दिया हुआ है. तो नेक्स्ट टाइम वी विल लर्न सेकेंड लेवल DFD, ER diagram and data dictionary. Thank you so much, one and all. Hello, good morning, one and all. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from CJ Patel College of Computer Studies, BCA, Visnagar. And this college is affiliated with Sakal Chand Patel University, Visnagar. Today we are going to discuss about second level DFD in IT project. TY BCA के बच्चे, BSc IT के बच्चे, PGDCA के बच्चे, MCA और MSc IT और MBA IT बच्चों के लिए ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है. सेकेंड लेवल DFD या 2 लेवल के बाद की DFD क्या होती है, उसका एक ओवरव्यू आपके सामने रखने जा रहा हूँ. इट्स अ सिंपली ब्रेक प्रोसेस डाउन इनटू मोर डिटेल सब प्रोसेस. हर एक सब प्रोसेस हमने फर्स्ट लेवल DFD में दे दी. जैसे कि होटल रिजर्वेशन के लिए हमने सब प्रोसेस दी, वहां पे हमने 5 टेबल की डिस्कस भी कर ली अगले वाले लेक्चर की सीरीज में. तो जो सब प्रोसेस है उसका डिटेल व्यू सेकेंड लेवल में आएगा. यदि हम शॉर्ट में बोले तो इन सेकेंड लेवल DFD वी मेक जूम ऑफ सब प्रोसेस देन वी प्रपोज इन फर्स्ट लेवल DFD. फर्स्ट लेवल DFD में जो प्रोसेस थी 1 2 3 कौन कौन सी थी? 1 के अंदर रूम की इंक्वायरी, 2 के अंदर बुकिंग, 3 के अंदर कैंसलेशन. तो जो होटल रिजर्वेशन की प्रोसेस का मेन प्रोसेस था जिसमें बुकिंग, रिजर्वेशन और पेमेंट तक आता था, वो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रोसेस में ले लिया. फोर्थ प्रोसेस के अंदर हमने कैंसलेशन, थर्ड तक हमने पेमेंट लिया था, फोर्थ में कैंसलेशन लिया, फिफ्थ में फीडबैक लिया. तो 1 2 3 4 5 प्रोसेस है, उसका जूमिंग चीज, जूमिंग डिटेल यदि हम लोग सब प्रोसेस के अंदर डिटेल में देना चाहते हैं तो वो बेटा आपको सेकेंड लेवल DFD में आएगा. सेकेंड लेवल DFD के अंदर आपके हर एक के प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज आने वाली है वो मैंने एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे समझाई है. और ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं इस प्रोसेस को साइन अप एंड लॉगिन प्रोसेस कहते हैं. तो साइन अप और लॉगिन प्रोसेस में ऐसा होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट में, कोई ऐप में या कोई पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको साइन अप कहते हैं. फिर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, कभी कभी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो उसको लॉगिन प्रोसेस कहते हैं. तो वी हैव अ साइन अप एंड लॉगिन प्रोसेस इन फर्स्ट लेवल DFD. सेकेंड लेवल DFD फॉर दिस प्रोसेस इंक्लूड, यदि हम साइन अप और लॉगिन की सेकेंड लेवल DFD बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी. जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद पासवर्ड चेंज करना है. जैसे कि आप अपने जीमेल अकाउंट के अंदर जब से पहली बार लॉगिन करते हैं तो आप कौन कौन सी डिटेल देते हैं? आप अपना नया ईमेल आईडी बनाते हैं, अपना फर्स्ट नेम डालते हैं, सेकंड नेम डालते हैं, आपकी कंट्री डालते हैं, आपका टाइम जोन का चीज डालते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालते हैं, फिर रजिस्टर कर देते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको इनबॉक्स मिलता है तो उसके ऊपर एक सर्कल का सिंबल होता है जिसमें सेटिंग होता है. सेटिंग के अंदर प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी के अंदर पासवर्ड होता है और पासवर्ड में जाके आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं. दूसरी बात, यदि हम लोग मशीन लर्निंग की बात करें, IoT की बात करें, एडवांस चीज की बात करें, तो ATM मशीन, जब आप कोई बैंक के अंदर खाता खुलवाते हैं तो आपका एक डेटाबेस बनता है. आप डेटाबेस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बेटा आपको एक ATM कार्ड मिलता है. बिल्कुल ऐसा. इस ATM कार्ड को आप जब मशीन में डालते हैं तो आपका पिन नंबर जनरेट करने के लिए दिया जाता है. जो पहले पिन नंबर आता है वो आपके मोबाइल के SMS में आता है. वो मोबाइल के SMS में जो पिन आता है वो डालेंगे. फिर आप अपने ATM के अंदर, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक चिप है,
एक जो गोल्डन कलर की दिख रही है वो चिप है, और इस चिप को मशीन लर्निंग के अंदर वायरलेस डेटाबेस के द्वारा बैंक के सर्वर में कनेक्ट होता है, और फिर आप अपना नया पिन नंबर सेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये चेंज पासवर्ड हुआ, चेंज पिन हुई। सो आप अपने फेसबुक अकाउंट में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, या ऐसे मशीन लर्निंग में जिसमें वायरलेस डिवाइस है, इसके अंदर भी आप ये यूटिलिटी रखते हैं। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो साइन अप लॉगिन प्रोसेस का सेकेंड लेवल डीएफडी यदि हम जूमिंग में देखें तो कौन कौन सी सब प्रोसेस की भी सब प्रोसेस आएगी, जैसे कि यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है और मेरा कर्सर भी घूम रहा है। चेंज पासवर्ड आएगा, फॉरगेट पासवर्ड आएगा, एड न्यू एडमिन इन सम क्रिटिकल केसेस। बहुत बड़ी कंपनीज जो होती है, उस बड़ी कंपनीज के अंदर एडमिन चेंज हुआ, कंपनी टेक ओवर हुई, जैसे कि जैगवार जैसी बड़ी कंपनी जो थी वो हमारे टाटा, रतन टाटा साहब ने ले ली। तो जैगवार है वो बेसिकली फॉरेन की कंपनी थी, तो उनके वेबसाइट, उनकी अकाउंट, हर एक चीज में जो उनके पहले सीईओ और एमडी थे, उसकी जगह पे अब बन गए रतन टाटा। तो रतन टाटा जी का नाम ऐड करना पड़ेगा, जो प्रीवियस एडमिन होगा वो एडमिन को भी ऐड करेगा। तो दिस इज अबाउट सेकेंड लेवल डीएफडी। अब हम सेकेंड लेवल डीएफडी क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसका एक लाइव उदाहरण आपके साथ पेंट प्रोग्राम में शेयर करना चाहूंगा। सो सब लोग अच्छी तरह से देखें और समझे। यस, सबसे पहले तो ये सेकेंड लेवल डीएफडी है और वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। सेकेंड लेवल डीएफडी फॉर साइन अप एंड लॉगिन। मान लीजिए कि साइन अप और लॉगिन की प्रोसेस है वो 1 नंबर पे है, तो सबसे पहले साइन अप और लॉगिन में इंटरनल एंटिटी और एक्सटर्नल एंटिटी को समझते हैं। जो आप एडमिन देख रहे हैं, मतलब कि होटल रिजर्वेशन में होटल का मालिक, होटल का मैनेजर, होटल के रिसेप्शन, होटल के मार्केटिंग मैनेजर जो फीडबैक लेने का काम करेंगे, वो सब राइट साइड में यहाँ जो दिखाया गया है वो एडमिन है। एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी की बात करें तो वो है कस्टमर, मतलब कि मैं और आप। ट्रिवागो जैसी वेबसाइट के अंदर या ऐप में आप जाएंगे तो हम अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो वो साइन अप की प्रोसेस है। और ये जो साइन अप की प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे एक पूरा एरो के साथ दिखाना चाहूंगा। किया और सिस्टम ने उसको लॉगिन करने का हक दिया। तो जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, जहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आप अपना कंट्री, कभी कभी ओटीपी आता है और ओटीपी के द्वारा आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, वो कैसे होता है, इस डेटाबेस में होता है। तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया गया है जिसके साथ मैं अभी आपके सामने लाइव कनेक्ट कर रहा हूँ, वो है कस्टमर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि सेकेंड लेवल डीएफडी में हमको ये समझ में आया कि ये वेबसाइट या एक ऐप है, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस 2 है। एक होटल के स्टाफ की लिविंग एंटिटी जो मेरी राइट साइड में है, जो मैंने एडमिन लेवल पे दिखाई है, और होटल के लिए एक्सटर्नल एंटिटी जो कि कस्टमर है। मतलब कि सेकेंड लेवल डीएफडी में जाने से मुझे ये समझ में आता है कि रजिस्ट्रेशन के 2 टेबल होंगे। एक एडमिन रजिस्ट्रेशन जो कि स्टाफ के लिए सब लोग आते हैं, जैसे कि मैं सीजेपी बीसीए कॉलेज के अंदर अभी प्रिंसिपल हूँ, तो उसका जो डेटाबेस बनेगा तो उसके अंदर सीजेपी सीसीएस स्टाफ रजिस्ट्रेशन नाम का एक टेबल होगा, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा राइट होते हैं, माने कि मैं। सेकंड हमारे बीसीए के दूसरे स्टाफ मेंबर जैसे कि चैताली मैम है, योगेश सर है, शाहनवाज सर है, हेमंत सर है, जिज्ञासा मैडम है, शैलेंद्र सर है, पीयूष सर है। तो वो सब लोगों के डेजिग्नेशन है, वो उनके नाम आएंगे, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर, क्लार्क के अंदर जो लोग हैं नाम। तो बेटा इंटरनल एंटिटी जो है, वो इंटरनल एंटिटी में एक ही टेबल बनाना है जिसके अंदर प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब आ जाएंगे। तो एडमिन भी पहले लॉगिन, पहले साइन अप करेगा, और मैंने जैसे बोला वैसे कभी कभी एडमिन नया ऐड होता है। तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा, यहां से यहां और यहां से ये एरो सिस्टम में गया, मतलब कि एडमिन ने
जैसे कि मैं नया स्टाफ अभी रिक्रूट कर रहा हूं, तो मेरे पास राइट है, तो मैं एक नया स्टाफ मेंबर मेल और फीमेल को ऐड करूंगा, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। पर कल को उठ के मेरी जगह पे कोई दूसरे प्रिंसिपल आते हैं, तो मैं जब यहाँ से छोड़ूंगा और दूसरी जगह जाऊंगा या यहाँ से रिटायरमेंट लूंगा, तो मुझे नए जो प्रिंसिपल आएंगे मेल और फीमेल, उसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो साइन अप की प्रोसेस हुई, फिर जो भी स्टाफ होता है वो सब लॉगिन कर पाएंगे, और लॉगिन के लिए सिस्टम उनको रिस्पॉन्स देगी। तो यहां से जो एक एरो है वो एडमिन में आएगा, और उसका जो टेबल है बेटा, उस टेबल को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एडमिन रजिस्ट्रेशन टेबल। मतलब कि हमारे दो टेबल बहुत क्लियर हो गए, एक इंटरनल लिविंग एंटिटी का टेबल जिसको मैंने नाम दिया एडमिन रजिस्ट्रेशन टेबल, और एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी मतलब कि कस्टमर होटल के लिए जो बुकिंग करवाने के लिए आते हैं, उसका एक दूसरा टेबल बन गया जिसको नाम दिया गया कस्टमर रजिस्ट्रेशन। ओके, अब चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, ये सब चीज तो होनी चाहिए ना, क्योंकि यही तो सेकेंड लेवल डीएफडी के अंदर जूमिंग व्यू है। तो ये प्रोसेस में से जब आप यहाँ प्रोसेस में जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये कस्टमर है वो इसके अंदर जुड़ेगा, चेंज पासवर्ड कर पाएगा। तो चेंज पासवर्ड के लिए प्रोसेस में टेबल कौन सा, फिर से यही, तो मैं यहां से ड्रॉ करके बता दिया। ओके, एडमिन के अंदर मान लीजिए कि कोई एक फैकल्टी है, जैसे कि योगेश सर है, तो योगेश सर को अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो योगेश सर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो वो स्टाफ में आते हैं, और जो स्टाफ में आते हैं तो एडमिन, प्रिंसिपल और ऑल स्टाफ कैन चेंज द पासवर्ड। पुराना पासवर्ड डालो और नया पासवर्ड सेट करो। तो यहाँ पे मैंने जो एक कनेक्शन दिया वो है सेकेंड लेवल डीएफडी फॉर चेंज पासवर्ड, मतलब कि हमने साइन अप और रजिस्ट्रेशन का जूम व्यू लिया। ओके, अब हम लोग लेना चाहते हैं वो ये है कि फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड है वो थोड़ा टेक्निकली हाई रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई फॉरगेट पासवर्ड की प्रोसेस आएगी तो आपको एक ईमेल में लिंक आएगी, और उस ईमेल के द्वारा आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप अपना पुराना पासवर्ड भूल चुके हैं, आई रिपीट, चेंज पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड में फर्क क्या होता है बेटा? फर्क ये होता है कि चेंज पासवर्ड में आपको अपना पुराना पासवर्ड याद है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालो, सबमिट करो, अपडेट क्वेरी लगेगी डेटाबेस में और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, चेंज। पर फॉरगेट पासवर्ड मतलब आपके जीमेल अकाउंट बनाए हुए या फेसबुक के अंदर आप गए हुए लगभग 6-7 साल हो गए, मान लीजिए कि आप 10th स्टैंडर्ड से फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो 10th 11th 12th FY SY TY 6 साल, और 6 साल के बाद आप अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप किस पे क्लिक करेंगे? फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड में आपको क्या पूछा जाएगा? अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। आप ईमेल आईडी डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल के इनबॉक्स में फेसबुक या कोई भी जो साइट्स है वो पासवर्ड रीसेट की लिंक भेजेगी, और वो पासवर्ड रीसेट की लिंक इनबॉक्स में जाके क्लिक करेंगे, नया पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, तो आपका सब डेटा सोशल मीडिया से रिकवर हो जाएगा। आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन का जमाना बढ़ा हुआ है, तो फॉरगेट पासवर्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मैं ये कहूँगा कि थर्ड पार्टी चीज ज्यादा यूज होती है, और उसमें मैं मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल SMS जिसका नाम लूंगा, जिसके अंदर मोबाइल के अंदर आपको एक OTP आता है, वो OTP आप डालते हैं। कभी कभी आप जीमेल के अंदर भी आप देखिए, आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जाते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, आप अपना सही पासवर्ड डालते हैं तो भी आपको मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाता है या एक स्क्रीन आ जाती है कि यस आई एम द सेम यूजर, नो आई एम नॉट सेम यूजर। जब आप यस आई एम द सेम यूजर करेंगे तब आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अपना लॉगिन कर पाएंगे। तो दिस इज द थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, सेकेंड वेरिफिकेशन, और समटाइम्स मोबाइल कम्युनिकेशन भी बहुत काम की चीज होती है। तो यहां से मैं
ये बताना चाहूंगा कि कस्टमर जो है वो कनेक्ट होगा किसके साथ, फॉरगेट पासवर्ड के साथ। सो फॉरगेट पासवर्ड की प्रोसेस मैंने दिखाई और कस्टमर को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। फॉरगेट पासवर्ड में कस्टमर इन्वॉल्व हो रहा है, सो मैंने यहाँ एरो दिखा दिया। सेम चीज सिस्टम उसको ईमेल में भेजेगी डेटा या मोबाइल में भेजेगी, तो सिस्टम के लिए एक एरो जाना चाहिए सिस्टम से कस्टमर की तरफ से। और कस्टमर आप जानते हैं कि हमारी सेकेंड लेवल एंटिटी है या एक्सटर्नल एंटिटी है। सो यहाँ से एक एरो बराबर सेकेंड लेवल डीएफडी का यहाँ जा रहा है। वहां जाने के बाद वो सिस्टम में से कस्टमर को मिल रहा है, सो यहाँ एरो दिखाना बहुत ही जरूरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां से आप उसके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। सो ये भी आपके कस्टमर रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर आपका पुराने पासवर्ड के ऊपर नया पासवर्ड ओवरलैप हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। सेम थिंग एडमिन के साइड भी होगी। एडमिन के अंदर मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, उसने अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, पुराना पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और आगे जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए कि साइन अप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और साइन अप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सेकेंड लेवल डीएफडी में बताना चाहते हैं, तो एक खास चीज है जिसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है आप जब सेकेंड लेवल डीएफडी बनाते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस है, और वो सब प्रोसेस के नंबरिंग को सेकेंड लेवल डीएफडी में देना बहुत ही आवश्यक है। सो बेटा मान लीजिए साइन अप और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी 1 नंबर की है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.1। परफेक्ट। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 1.2 क्योंकि सेड के कुछ एक नियम है। 1.2 1.2 1.2 के बाद ये वाली प्रोसेस है वो 1.3 है, सॉरी 1.3। और मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन अभी नहीं दिखाया है, वो है एडमिन का एडमिन भी फॉरगेट पासवर्ड के अंदर कनेक्ट होगा और उसका एरो एडमिन फॉरगेट पासवर्ड यूटिलिटी में इन्वॉल्व हो रहा है। सो यहाँ से एक एरो यूं, और जब सिस्टम उसको फॉरगेट पासवर्ड जो है उसमें से आपको पासवर्ड चेंज करके दे रहा है, तो सिस्टम की तरफ से जो कम्युनिकेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सिस्टम रिप्लाई करेगा एडमिन में। और एडमिन मतलब आप जानते हैं, मैंने बहुत बार बार बोला है कि हर एक स्टाफ इसमें आ जाता है, क्लार्क से लेके प्रिंसिपल से लेके होटल की यदि बात करें तो होटल की रिसेप्शन मैनेजर, उसके मार्केटिंग मैनेजर, उसके सीईओ, एमडी, सब कुछ ये सेकेंड लेवल डीएफडी हुआ। अब मान लीजिए सेकेंड लेवल डीएफडी फॉर साइन अप और लॉगिन की प्रोसेस नंबर 1 है, बट अब आपको पेमेंट की प्रोसेस का सेकेंड लेवल डीएफडी बनाना है। तो इतना याद रखिए कि सेकेंड लेवल डीएफडी में आप जो प्रोसेस दिखा रहे हैं पेमेंट की प्रोसेस नंबर 3, तो 3.1 3.2 एटलीस्ट 2 सब प्रोसेस होनी ही चाहिए, तभी सेकेंड लेवल डीएफडी बनता है, अदरवाइज सेकेंड लेवल डीएफडी नहीं होता। अब मान लीजिए फीडबैक की प्रोसेस है, तो फीडबैक में कौन कौन सी एंटिटी आएगी, कस्टमर। कस्टमर कौन है, एक्सटर्नल एंटिटी, लिविंग एंटिटी, लिविंग मतलब कि जो जो जिंदा लोग होते हैं वो, ओके। इंटरनल एंटिटी में मान लीजिए अब आपको स्पेसिफिक करना है, जो फीडबैक लिया जा रहा है वो मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा लिया जा रहा है, और मार्केटिंग मैनेजर इस फीडबैक का रिपोर्ट सुपर एडमिन को या होटल के मैनेजर को या होटल के सीईओ को देता है। तो जब आप सेकेंड लेवल डीएफडी फीडबैक का बनाएंगे तो उसमें मान लीजिए कि फीडबैक प्रोसेस जो हमारी थी, हम लोग पीपीटी में जाते हैं और थोड़ा आप
देखिए कस्टमर फीडबैक है वो हमारे इस अगले वाले वीडियो में हमने उसकी प्रोसेस 6 दिखाई थी। तो DFD 6 प्रोसेस का बनाऊंगा तो 6.1 मार्केटिंग मैनेजर 6.1 के अंदर कस्टमर के द्वारा जो फीडबैक डाला गया वो देखेगा, मतलब कस्टमर में से फ्लो जाएगा सिस्टम की तरफ, फीडबैक रजिस्ट्रेशन रिसीव बाय मार्केटिंग मैनेजर, सिस्टम के द्वारा कंफर्मेशन किसको मिलेगा, कस्टमर को, जैसे कि एक मैसेज आ जाता है थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक। जैसे आप कोई कस्टमर अधिकारी से बात करते हैं आइडिया, वोडाफोन या जियो के, तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि यू जस्ट कम्युनिकेट विथ स्मिता पटेल, काइंडली गिव द रेट ऑफ हर कम्युनिकेशन फॉर बेटर फीडबैक फॉर अस। मैं वहां क्लिक करता हूं तो एक फॉर्म खुलता है, मैं उनमें से 5 रेट देता हूं, तो वो फीडबैक का कंफर्मेशन मुझे मिलता है कि थैंक यू डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा फॉर वैल्यूएबल योर टाइम एंड फीडबैक। अब ये फीडबैक मार्केटिंग मैनेजर को हुआ, तो 6.1 के अंदर क्या प्रोसेस हुई, कस्टमर ने फीडबैक भरा, एंटर किया, मार्केटिंग मैनेजर ने उसको रिसीव किया, सिस्टम ने कस्टमर को थैंक यू का मैसेज बोल के वो प्रोसेस पूरी की 6.1, वो एक डेटाबेस में स्टोर हुआ। अब सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, फीडबैक एनालिसिस 6.2। यस, वो उस प्रोसेस के अंदर कभी भी एक्सटर्नल लिविंग एंटिटी कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर इन्वॉल्व होगा। बहुत सारे लोगों के फीडबैक डाउनलोड किए जाएंगे, एक्सेल में डाले जाएंगे और वो एक्सेल के डेटा का चार्ट बनाया जाएगा, किसके द्वारा, मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा। और मार्केटिंग मैनेजर ये कम्युनिकेशन 6.3 में क्या करेगा, रिपोर्टिंग फीडबैक, उसमें राइट साइड पे होटल का एमडी, होटल के सीईओ या होटल के ऑनर आएंगे, जिसको हम सुपर एडमिन कहते हैं। वो लिविंग एंटिटी इंटरनल है, क्योंकि ये सब होटल के स्टाफ की बात ही। फिर वो टेबल का जो चार्ट या ग्राफ बनाया गया होगा वो मार्केटिंग मैनेजर सिस्टम को देगा 6.3 में। फिर 6.3 अपना डेटा होटल के मालिक को, होटल के एमडी को या होटल के सीईओ को देंगे। वो होटल के सीईओ, होटल के एमडी या होटल के ऑनर वो ग्राफ और चार्ट देंगे। फिर वो सिस्टम के पास जाएगा और उसके एनालिसिस की रिपोर्ट फिर से एज अ थैंक यू का मार्केटिंग मैनेजर को मिलेगा। तो बेटा आप फीडबैक मैनेजमेंट का यदि सेकेंड लेवल डीएफडी बनाना चाहते हैं तो भी होगा 6.1, 6.2, 6.3। जैसे कि आपकी स्लाइड के अंदर 6 नंबर की प्रोसेस कस्टमर फीडबैक है, तो उसका सेकेंड लेवल डीएफडी 6.1, 6.2, 6.3 के द्वारा हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड लेवल डीएफडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, आप कौन से नंबर की प्रोसेस को जूमिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का जूमिंग किया तो मैंने 1.1 साइन अप और लॉगिन, 1.2 चेंज पासवर्ड, उसमें आपको पुराना पासवर्ड डालना है, नया और कंफर्म पासवर्ड डालना है, एंड 1.3 फॉरगेट पासवर्ड, आपको पुराना पासवर्ड याद नहीं है तो ईमेल के द्वारा आएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट में सेकेंड लेवल डीएफडी में जाएंगे तो मालूम होगा कि उसमें डिटेलिंग क्या है। ये जूम है, जैसे हम किसी फोटो को जूम करके देखते हैं वैसे ही सिस्टम को जूम करके देखने की प्रक्रिया को सेकेंड लेवल डीएफडी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, 1-to-1 रिलेशनशिप कब आएगी, 1-to-many रिलेशनशिप कब आएगी, many-to-many रिलेशनशिप कब आएगी, उसका डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ हम डेटा डिक्शनरी कैसे बनाया जाता है उसकी भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच टू लर्न विद डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा अबाउट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेकेंड लेवल DFD phases. Thank you.